गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैन फैमिली सनडाजी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसमें वो लोग मुंह की बनाई हुई उन बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को चुरा लेते हैं। यहाँ पर सनडाजी के प्लान के सक्सेसफुल हो जाने की वजह से कैंग फैमिली उसे अपनी कंपनी के अंदर एक हेड की पोजीशन दे देते हैं और साथ ही एक चमचमाती हुई गाड़ी भी देते हैं। पर जैसे ही मो को इसके बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से सन फैमिली में आकर सनडाजी को बहुत ज्यादा पीटता है और उससे कहता है कि मुझे कैन फैमिली की कंपनी का एक मैप चाहिए। अब सीन कुछ दिन बाद कैंग फैमिली की मेडिकल कंपनी के हाई डिवीजन हेड का होता है, जहां पर यंग सिटी के कई सारे बड़े बड़े लोग आकर मीटिंग कर रहे थे। यूइकुन उन लोगों से कहता है कि आज आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को कैन फैमिली के एक न्यू प्रोडक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है। जिसके बाद यूइकुन अपने पास से वो बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को निकाल कर उन लोगों से कहता है, प्लीज जरा इसकी तरफ देखिए, ये कैन फैमिली की मार्शल पिल है जिसमें हम लोगों ने इस साल बहुत ज्यादा एफर्ट दिया है। तो वहाँ पर बैठे हुए कई सारे लोग उससे कहते हैं, कैन फैमिली की मार्शल आर्ट पिल। तो यूइकुन उन लोगों को बताता है, हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मुझे लगता है कि आप लोगों को वो पता ही होगा कि कुछ समय पहले मेडिकल फेयर के अंदर एक डॉग ने एक पिल खा ली थी जिसकी वजह से वो एक मार्शल आर्ट का मास्टर बन गया था। और ये वही पिल है जिसकी बेस को कैन फैमिली ने पहले से भी ज्यादा अपग्रेडेड कर दिया है, इसलिए मुझे इसके बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं लगती। सभी लोग ये जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और यूइकुन से कहते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर गॉड बन सकते हैं। अगर इसे चाहा जाए तो यंग सिटी के मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कैन मेडिकल कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकती है। और वहीं पर बैठा हुआ एक आदमी थोड़ा सा घबराया हुआ यूइकुन से बोलता है, क्या कैन मास्टर आप मुझे इसका सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर दे सकते हैं। पर यूइकुन उससे कहता है, आप लोगों को इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आज से एक हफ्ते बाद मेन मेंशन के अंदर एक ऑक्शन रखी गई है जिसके अंदर अगर आपके मार्शल आर्टिस्ट इसको चाहते हैं तो आपको ऑक्शन के अंदर आकर इसको लेनी होगी। पर अगर आपको ऑक्शन भी ज्वाइन करनी है तो उसकी एक कंडीशन रहेगी। सभी लोग कंडीशन का सुनकर थोड़े से हैरान उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो यूइकुन एक इविल सी स्माइल देते हुए उन लोगों से कहता है, तो आप लोगों को ये श्योर करना होगा कि कभी भी आप दूसरी किसी भी मेडिकल कंपनी से कोई भी मेडिसिन नहीं खरीद सकते। ये सुनते ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या कैन फैमिली इन पिल्स की मदद से पूरी यंग सिटी की मेडिकल वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहती है। इससे तो हमारी छोटी मोटी सारी मेडिकल कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी। और उन्हीं लोगों के बीच में बैठा हुआ सनडाजी ये सब देखकर मन में हंसते हुए कहता है, इन लोगों को इस चीज के बारे में बहुत देर के बाद पता चलने वाला है। हाँ, मेरी यानी सनडाजी की मदद लेने के बाद कैन फैमिली पूरी यंग सिटी की मेडिकल कंपनी की पूरी तरह से सेंटर बन जाएगी। और मो के पास वो फेक मैप है जो मैंने इसको ड्रॉ करके दिया था, जिससे वो मेरे बनाए हुए ट्रैप के अंदर फंस जाएगा, जिससे वो यंग सिटी से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जो सोचकर सनडाजी सच में बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद अब सीन एक हफ्ते बाद के लिए शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमें दिखाते हैं कि मो और यूनरेन यहाँ पर भेस बदल कर आए थे, जहां पर मो ने वेनरेन का भेस बदला हुआ था और यूनरेन यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बनकर आई हुई थी। वहाँ पर सभी लोग वेनरेन को ग्रीट करते हैं, पर साथ ही उन लोगों के आगे जाने पर आपस में बातें करते हुए कहते हैं, आज के दिन ही कैन मार्शल पिल्स की ऑप्शन को रखा गया है और मैंने तो ये भी सुना है कि एक सिंगल पिल का प्राइस 10 मिलियन से भी ज्यादा है। तो दूसरा लड़का कहता है, इसके बारे में सोचो, जो मार्शल आर्ट फैमिली अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहती है, कैन फैमिली उनको वो पिल्स देकर पहले से भी ज्यादा खुद पावरफुल हो जाएगी। और वहीं से गुजर रही यूनरेन उन लोगों की बातें सुनकर कहती है, कैन फैमिली ने हमारी मेडिकल पिल्स को चुरा लिया और देखो अब ये किस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो मो जिसने वेनरेन का भेस बदला हुआ था वो उससे कहता है, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आज उन लोगों को इस सब की कीमत चुकानी होगी। और वहीं पीछे वो लोग वेनरेन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर फिर से आगे बोलते हैं, पर आखिर यहाँ पर वेनरेन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को क्यों लेकर आया है। तो दूसरा आदमी उसको समझाते हुए कहता है कि वो कैन ग्रुप के यंग मास्टर है, तो हमें इस सब से कोई भी मतलब नहीं है कि वो क्या करते हैं। फिर मो लिफ्ट के अंदर जाकर 17th फ्लोर की बटन दबा देता है और साथ ही अपने मन में सोचता है कि सनडाजी ने जो हमें मैप दिया था उसके हिसाब से मेडिसिन वेयर हाउस 17th फ्लोर पर है। पर 17th फ्लोर पर खड़े हुए गार्ड्स किसी को 17th फ्लोर पर आता हुआ देखकर जल्दी से अपनी गन्स निकालकर प्रिपेयर हो जाते हैं। पर जैसे ही लिफ्ट के अंदर से वेनरेन और उसकी गर्लफ्रेंड निकलती है तो वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से वेनरेन को ग्रीट करने लगते हैं। वेनरेन उन लोगों को देखकर कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। और वहाँ पर वेनरेन को आता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड अपने लोगों से बोलता है, आखिर तुम कमीनों ने अपनी गन्स क्यों निकाली हुई हैं? तुमसे आखिर ऐसा करने को किसने कहा? वो लोग कोई जवाब नहीं देते, पर साथ ही वो अपने मन में सोचते हैं कि अभी अभी तुमने नहीं कहा था कि हम लोगों को तैयार होना है। और साथ ही सिक्योरिटी हेड वेनरेन से पूछता है कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वेनरेन उसे जवाब देता उससे पहले ही वो उससे कहता
कहता है, यंग मास्टर, आपको सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर ने हम लोगों से पहले ही कह दिया था कि हमको पिल्स के साथ क्या करना है। कैन मार्शल पिल्स वेयर हाउस के अंदर पूरे देश से सेफेस्ट है। हम लोगों ने पहले ही सारी चीजों की तैयारी कर ली है। जैसे ही मो यहाँ पर आएगा तो हम जल्दी से उसको पकड़ लेंगे। मो उसकी ये बात सुनकर समझ जाता और कहता है, तो संडाजी ने यहाँ पर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश करी थी। उसने मुझे यहाँ पर धोखे से उसके ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, पर मैं तो यहाँ पर वैन रेन बनकर आया हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वैन रेन यूनरेन के साथ वहाँ से आगे निकल जाता है तो वो गार्ड्स वैन रेन को देखकर कहते हैं, आखिर यंग मास्टर यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्यों आए हैं और वो दोनों ही इतने ज्यादा केयरफुल क्यों लग रहे हैं। मुझे इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये यंग मास्टर की यूजुअल स्टाइल है। यूनरेन उन गार्ड्स को बातें करते हुए सुन लेती है, जो सुनकर वो कहती है, मैं उन लोगों को इस तरीके से ही हमारे बारे में पता नहीं लगने दे सकती। मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा नेचुरल तरीके से एक्ट करना होगा। इसलिए यूनरेन जल्दी से जाकर मुंह को किस करते हुए कहती है, कैन कैन हनी, यहाँ पर चेक करने के बाद तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे स्ट्रीट के साइड तक छोड़ने चलोगे। तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। वैनरेन उससे बोलता है, हाँ हाँ मुझे सब कुछ याद है। पर यूनरेन तो उसे कूद कूद कर चिपकने लगती है। तो वैनरेन अपने मन में सोचता है, यहाँ पर तो ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है। पर हमें उन लोगों के पीछे की तरफ दिखाते हैं कि वो सभी बॉडीगार्ड्स उन लोगों की इस रोमांस को देखकर सच में बहुत ज्यादा शर्माए हुए होते हैं और उन सब की नाकों से भी खून आ रहा होता है। फिर वो दोनों ही चलते हुए केन फैमिली के वेयर हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं, जो देखकर वो भी थोड़े से सरप्राइज होते हैं, क्योंकि केन फैमिली का वेयर हाउस सच में बहुत ज्यादा बड़ा था। मो ये देखकर कहता है, ये तो पूरी यंगी सिटी की मेडिकल ग्रुप्स का सबसे ज्यादा बड़ा मेडिकल वेयर हाउस है। इसको बनाने के लिए तो सच में बहुत सारा पैसा लगा होगा। तो यूनियन भी उससे कहती, हाँ मैंने भी ऐसा सोचा है कि मेरी कंपनी का वेयर हाउस भी इतना बड़ा हो। फिर मो जल्दी से यूनियन का हाथ छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है, हमें जल्दी से उन पिल्स को ढूंढना होगा। और यहाँ पर तो इतनी सारी मेडिसिन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को वो कैन फैमिली की मार्शल आर्ट पिल्स को ढूंढने में सच में बहुत ज्यादा देर लगेगी। जो बोलकर मो यूनियन का हाथ छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और यूनियन उसको देखकर कहती है, तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। पर जैसे जैसे मो वहाँ पर पिल्स को देखने लगता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि कैन फैमिली के पास सच में इतना सारा ट्रेजर है। मो इतने सारे पिल्स को देखते हुए स्माइल करता है और सोचता है, कैन फैमिली ने मेरी बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को चुराया है, तो मुझे भी ये पक्का करना होगा कि उन लोगों को इसकी एक सही कीमत चुकानी हो। और तभी यूनियन मो को आवाज देते हुए बोलती है, टीचर मैंने उसे ढूंढ लिया। ये बात सुनते ही वो जल्दी से वहाँ पर भाग कर जाता है और सामने की तरफ एक दराज में देखता है, जहाँ पर यूनियन ने कैन फैमिली की कैन मार्शल आर्ट पिल्स को ढूंढ लिया था। वो दोनों ही ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मो यूनियन से बोलता है, उसे बाहर लेकर आओ। और जहाँ पर ऑक्शन होने वाली थी वहाँ पर भीड़ लगाकर बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो यू इकुन को देखकर कहते हैं, आपने एक भगवान वाली पिल बनाई है। सभी लोग यू इकुन को बहुत ज्यादा ग्रीट करते हैं। यू इकुन भी उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलता है, आज यहाँ पर यंगी सिटी के मार्शल आर्ट वर्ल्ड के कई सारे बड़े बड़े लोग आए हैं, जो यहाँ पर कैन फैमिली के स्पेशल ऑक्शन को अटेंड करना चाहते हैं। हमारी पिल्स भी जल्दी ही यहाँ पर आने वाली हैं, जिसके बाद हम लोग इस ऑक्शन को शुरू करेंगे। वहाँ पर आए हुए कई सारे मार्शल आर्टिस्ट ये देखकर कहते हैं, आपके इस कैन फैमिली के गॉडली पिल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही यंगी सिटी के मार्शल आर्ट वर्ल्ड का भविष्य है। यू इकुन उन लोगों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, मो अब तो तुम कुछ भी कर लो, जितना भी चाहो उतना ज्यादा लड़ लो, पर कैन फैमिली तुम्हें कभी भी किसी चूहे की तरह मसल सकती है। और वहीं पर खड़ा हुआ संडाजी भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, मो अभी तक तो मेरे जाल में फंस चुका होगा, अब कैन फैमिली वाले उसको मेरे सामने लाकर पटक देंगे, जिसके बाद वो अपने घुटनों के बल आकर रोते हुए मुझसे अपनी दया की भीख मांगेगा। और इसी तरीके से आज मेरा बदला पूरा होगा। फिर एक बेल बजती है, जिसका साउंड सुनकर सभी लोग कहते हैं, क्या पिल्स यहाँ पर आ रही हैं? फिर कैन फैमिली के लोग वहाँ पर बॉक्सेस के अंदर कई सारे पिल्स लेकर आते हैं। तो यू इकुन उन लोगों को बताते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि सभी लोगों को ये पता होगा कि कैन मार्शल पिल्स का रिजल्ट कैसा है। मैं यहाँ पर केवल 100 पिल्स की बॉक्सेस को लेकर आया हूँ, जिसकी ऑक्शन के स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन है। तो चलिए अपने ऑक्शन को शुरू करते हैं। यू इकुन के ये कहते ही सभी लोग बैट लगाना चालू करते हैं। कोई कहता है 10 मिलियन, कोई 60 मिलियन, कोई 80 मिलियन, पर यू इकुन इस सबसे खुश नहीं होता और वो कहता है कि और ऊंचा। जिसके बाद 100 मिलियन, 18 मिलियन, 30 मिलियन। यू इकुन इसमें भी खुश नहीं होता और हंसते हुए कहता है और ऊपर। तभी एक और आखिरी बैट आती है, जो होती है 200 मिलियन की, जिसे सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यू इकुन भी सामने की
तरफ देखता है तो ये देखकर यूई कुन काफी ज्यादा खुश होता है और मास्टर जी को वो पिल दे देता है। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है कैन फैमिली की एक पिल अगर इतनी ऊंची बिकी है और अगर इसी तरीके से मेरी सेल बिकती रही तो सच में मैं तो यंग सिटी के मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लेवल 3 पर पहुंच जाऊंगा और मेरी कैन फैमिली की मार्शल पिल्स की इस तरीके से बिकने की वजह से पूरा मार्शल वर्ल्ड एक दिन मेरे सामने घुटनों के बल होगा। मास्टर जी उन पिल को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यूई कुन का शुक्रिया करते हुए कहते हैं इस पिल की मदद से मेरा नानशन सेक्ट सच में पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यूई कुन भी उन मार्शल आर्टिस्ट को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है आज इन कैन फैमिली की मार्शल आर्ट पिल्स की वजह से तुम्हारा लेवल पहले से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। तुम्हें बस ये पिल खानी है जिसके बाद तुम देखोगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। पर तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसे कहता है यूई कुन आखिर तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। यूई कुन भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और मास्टर जी आगे बोलते हैं यूई कुन तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, क्या तुम मरना चाहते हो? आखिर तुम्हारे यहाँ पर मुझे ट्रिक करने की हिम्मत भी कैसे हुई? इसके अंदर तुम्हारी कोई कैन फैमिली की मार्शल पिल नहीं है, इसके अंदर तो गमी कैंडी रखी हुई है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग भी अपने अपने बॉक्सेस को खोलकर देखते हैं जिनके अंदर भी टॉफीज रखी हुई थी। सभी लोग ये देखकर सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं मेरे बॉक्स के अंदर भी टॉफी रखी हुई है। कोई कहता है इसके अंदर बीन है, जिसके बाद सभी यूई कुन को गाली देने लगते हैं और यूई कुन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। यूई कुन उन लोगों को रोते हुए कहता है यहाँ पर जरूर डिलीवरी के अंदर कोई मिस्टेक हुई है। अगर आप लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप चलकर वेयर हाउस के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ ऐसा ही था। प्लीज मेरी कैन फैमिली की मेडिकल ग्रुप के ऊपर यकीन कीजिए और मेरे साथ चलिए। मास्टर जी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं पर वो यूई कुन से बोलते हैं तुम बहुत बड़े कमीने हो, पर मैं एक बार और तुम पर यकीन करके देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी से चलते हैं। यूई कुन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो रोते हुए वहाँ से भागते हुए कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से जाकर चेक करना होगा। फिर यूई कुन वैनरेन के साथ अपने लोगों को लेकर भागता है और वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों से पूछता है कि आज मेडिकल वेयर हाउस के अंदर कौन आया था। यूई कुन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड के हेड से कहता है जल्दी बताओ आखिर यहाँ पर कौन आया था। सिक्योरिटी गार्ड का हेड भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो उससे कहता है आज वेयर हाउस के अंदर मास्टर वैनरेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे। ये सुनकर यूई कुन वैनरेन से पूछता है कि आखिर तुम मुझे समझा सकते हो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मो जो यहाँ पर वैनरेन बना हुआ था वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं, ये सब मैंने ही किया है। ये सुनकर यूई कुन और बाकी सब लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर वैनरेन यहाँ पर संडाजी का भी नाम लेता है कि वो भी मेरे साथ था और कैन फैमिली की मार्शल आर्ट पिल्स को चुराने का आइडिया भी उसी का था। ये सुनकर यूई कुन को और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो संडाजी से कहता है संडाजी क्या सच में तुम्हारा ये सब करने में हाथ था? संडाजी भी ये सुनकर घबरा जाता है पर वो यूई कुन से कहता मास्टर नहीं, मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ, मुझे तो सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर यहाँ पर यूई कुन संडाजी की बातों पर यकीन कैसे करने वाला था, वो तो अपने लड़के की बातों पर ही यकीन करता, इसलिए वो संडाजी से बोलता है आज और अभी तुम्हें यहाँ से फायर किया जाता है, तुम अभी के अभी मेरी कैन मेडिकल ग्रुप से दफा हो जाओ। संडाजी भी सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके आसपास खड़े हुए लोग उससे पूछते हैं जल्दी बताओ कि तुमने रियल कैन मार्शल पिल्स को कहाँ पर छुपाया हुआ है। डाजी उन लोगों से कहता है कि मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और यहाँ यूई कुन वैनरेन से बोलता है अब तुम्हारी बारी, तुम जल्दी से मुझे कैन मार्शल पिल्स दे दो जिससे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मास्टर जी भी उससे कहते हैं यंग मास्टर तुम्हें जल्दी से वो कैन मार्शल पिल्स को दे देना चाहिए वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता। पर वैनरेन तो बड़े ही मजे में वहाँ पर खड़ा होता है और वो हंसते हुए अपने ग्रैंडपा के चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है दिन में सपने देखना बंद करो। वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में अब इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि ये अपने ग्रैंडफादर के ऊपर ही हाथ उठाने लगे। पहले तो इसने कैन फैमिली की मार्शल आर्ट पिल्स को चुराई और अब ये यहाँ पर क्या चुराना चाहता है। यूई कुन को भी वैनरेन की हरकत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वैनरेन यूई कुन से आगे बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि कैन मार्शल पिल्स कहाँ पर है। ये सुनकर यूई कुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अच्छा है अगर ऐसा है तो आज और अभी से तुम मेरी कैन फैमिली के मेंबर नहीं हो, आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनकर वैनरेन यूई कुन को जीभ दिखाते हुए कहता है ठीक है अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो सच में कैन फैमिली से अलग होकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ऐसे ही वैनरेन को यहाँ से जाता हुआ देख कर यूई कुन को ऐसा लगता है कि अब उसको कैन मार्शल पिल्स कभी नहीं मिलने वाली, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है। उसके लोग उसको संभालने की कोशिश करते हैं और वैनरेन वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है जैसा मैंने सोचा था यहाँ पर मेरा काम
काम खत्म हो गया। और वहीं मास्टर जी वेनरेन को वहाँ से जाता हुआ देखकर कहते हैं हमें इसकी और पिल्स को बनाने में यहाँ पर जरूरत है। इसलिए मास्टर जी अपने एक आदमी से कहते हैं कि जल्दी से वेनरेन के पीछे जाओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऑक्शन हॉल के एक रूम के अंदर का होता है जहाँ पर रियल वेनरेन को छुपा कर रखा हुआ था। मोन उसको बहुत बुरी तरीके से बांधा हुआ था और उसके मुंह पर पट्टी भी बांध दी थी जिसकी वजह से वो आवाज न कर सके। वेनरेन वहाँ पर बिन पानी मछली की तरह फड़फड़ाते हुए अपने मन में सोचता है एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ उसके बाद मैं डेफिनेटली उस आदमी को मार दूंगा जिसने मुझे किडनैप कर यहाँ पर बंद किया था। वेनरेन के रूम के अंदर शोर मचाने की वजह से वहाँ से गुजर रहे कुछ लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं और वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इस रूम के अंदर से कोई आवाज आ रही है, चलो इसको खोलकर देखते हैं, ऐसा तो नहीं किसी के अंदर वो चोर हो। वेनरेन उनकी आवाज सुन लेता है और अपने मन में सोचता है आखिरकार कोई मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ गया। और जैसे ही वो लोग रूम का गेट खोलते हैं तो सामने वेनरेन को पड़ा हुआ देखकर कहते हैं मास्टर वेनरेन आखिर ये यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। फिर वो लोग जल्दी से वेनरेन की रस्सियां खोलने लगते हैं और वेनरेन रस्सियां खोलते ही उन लोगों से रोते हुए पूछता है कि आखिर ऑक्शन का क्या हुआ। तो एक आदमी उसे बताता है कि ऑक्शन कब की खत्म हो चुकी है। ये सुनकर वेनरेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है जिसके बाद वो जल्दी से चेंज कर अपने ग्रैंडपा के पास जाते हुए अपने मन में सोचता है क्या ग्रैंडपा ने ऐसा नहीं कहा था कि वो अपने मार्शल आर्टिस्ट को भेजकर मो को पकड़वाने वाले हैं। तो आखिर ये सब इतने जल्दी खत्म कैसे हो गया, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। वेनरेन ये सब सोचकर आगे भाग ही रहा होता है पर तभी पीछे से उसको डाजी की आवाज आती है जो रोते हुए कहता है नहीं सब कुछ इस तरीके से खत्म नहीं होना था। वो अपने सामने वेनरेन को भागता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और वो वेनरेन को आवाज देते हुए जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसको पीटना चालू कर देता है। संडाजी रेगुलर वेनरेन के ऊपर अपने मुक्कों की बरसात चालू कर देता है तो वेनरेन चिल्लाते हुए उससे कहता है कि प्लीज जल्दी से रुक जाओ, आखिर तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम ये भूल चुके हो कि मैं कैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। संडाजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो उससे कहता है जब से तुमने वो पिल्स चुराई हैं तब से कैन फैमिली ने तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो तुम कैन फैमिली के कोई भी यंग मास्टर कैसे हुए। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे इस समय कोई भी दिक्कत नहीं है पर तुमने तुम्हारे साथ सारे का सारा ब्लेम मेरे ऊपर क्यों डाल दिया। अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा ने कैन ग्रुप से मुझे निकाल दिया है। वेनरेन ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे कहता है क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, तुमने क्या कहा कि मैंने कैन मार्शल पिल्स को चुरा लिया है और मुझे तो किसी ने ऑक्शन शुरू होने से पहले ही किडनैप कर लिया था, मुझे तो कुछ देर पहले ही सिक्योरिटी वालों ने आजाद किया है। ये सब सुनकर संडाजी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें किडनैप कर लिया गया था, तो आखिर सुबह ऑक्शन के समय पर कौन था। ये सुनकर वेनरेन के दिमाग में एक बात आती है और वो कहता है मुझे समझ में आ गया, वो मो था। पर संडाजी को उसकी बात समझ में नहीं आती इसलिए वेनरेन उससे कहता है मुझे लगता है कि उसे तुम्हारे मैप पर पहले से ही भरोसा नहीं था इसलिए उसने सबसे पहले मुझे किडनैप किया और उसके बाद मेरे कपड़े चुरा कर बिल्कुल मेरी तरह बनकर कैंग फैमिली की मार्शल आर्ट पिल्स को चुरा लिया। अब वेनरेन की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद संडाजी उसको छोड़ देता और कहता है तो यही वजह थी कि मैंने सुबह से अभी तक मो को यहाँ पर नहीं देखा। पर अब कैंग फैमिली पूरी यंगिंग सिटी के मार्शल आर्ट वर्ल्ड के सामने पूरी तरह से मजाक बन चुकी है जिसकी वजह से यंगिंग सिटी की कई सारी बड़ी फैमिलीज अब कैन फैमिली की दुश्मन बन गई हैं। वेनरेन ये सुनकर कहता है यही वजह है कि हम लोग मो को माफ नहीं कर सकते। तो संडाजी उससे कहता है अगर ऐसा है तो मेरे पास एक प्लान है। अब सिर्फ एक दिन बाद यूनियन की कंपनी का होता है जहाँ पर मो खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा था जैसा कि संडाजी ने मुझसे कहा था पर मैंने किसी भी सर्वेंट के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सुना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यंगिंग सिटी में एक हायर पोजीशन की जरूरत है जिसकी वजह से मैं जिसकी मदद से मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि संडाजी क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर आ सको। वो संडाजी का नाम सुनकर जैसे ही पलटकर पीछे देखता है तो संडाजी जल्दी से अपने घुटनों के बल आकर अपने हाथ जोड़कर मुंह से कहता है मो प्लीज मुझे माफ कर देना। मो भी संडाजी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझसे इतने अच्छे से बात कैसे कर सकते हो। संडाजी रोने की एक्टिंग करते हुए जल्दी से मुंह का पैर पकड़ लेता और उससे कहता है जो कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें वो मैप दिया था वो फेक था, मैं अपनी यहाँ पर गलती मानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना और जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते तब तक मैं यहीं पर रुक कर यहाँ पर काम करूंगा और मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। पर यूनरेन उसे मना करते हुए कहती है कि ये स्टोर बहुत ही ज्यादा छोटा है और हमें तुम्हारे जैसे किसी इंसान की कोई भी जरूरत नहीं है। पर मो यूनरेन को समझाते हुए कहता है कि अगर ये यहाँ पर रुकना चाहता है तो उसको यहाँ पर रुकने दो क्योंकि ये तो हमारे लिए ही अच्छा है कि अगर स्टाफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसको हमें यहाँ पर काम करने के बाद भी पैसा ना देना पड़े। संडाजी ये सुनकर मो के पैरों में गिर जाता है और मो का शुक्रिया करते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर साथ ही वो अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे प्लान का फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। सबसे पहले मुझे यूनियन के यहाँ पर काम करने के लिए आना था जो यहाँ पर मेरे रोने की एक्टिंग की वजह से सच में बड़े
आसानी से हो गया। अब संडाजी यूनियन की कंपनी में काम करने लगता है और वो मो से कहता है, मिस्टर मो, यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्रेट इन्वेस्टर को बुलाया है जो आपके इस मेडिकल स्टोर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। पर यूनियन उसे अभी भी मना करते हुए कहती है कि हम लोग किसी भी स्ट्रेंजर से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। और मो संडाजी से बोलता है कि आखिर तुमने यहाँ पर कौन को बुलाया है। तभी यहाँ पर यूनियन की कंपनी के अंदर सन युआन आ जाता है और वो मो से कहता है, मेरे भाई मो, बहुत लंबा समय हो गया हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले। यूनियन वहाँ पर सॉन्ग युआन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या ये वही इंसान तो नहीं है जो D11 कर फेंग यान के मेंशन के अंदर घुस गया था और उसको डरा रहा था। सॉन्ग युआन वहाँ पर आते ही बड़े अच्छे से एक पोज देकर कहता है, इस समय मेरी सॉन्ग कंपनी सच में तुम्हारी मेडिकल स्टोर के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और पर्सनली मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे इस मेडिकल स्टोर के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। सॉन्ग युआन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे मेडिकल स्टोर के अंदर $5 बिलियन को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। यूनियन $5 बिलियन का सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, पर वो $5 बिलियन का सुनकर अपने मन में सोचता है, सबसे पहले संडाजी यहाँ पर आकर मुझसे माफी मांगने लगा और अब संग युआन यहाँ पर आकर हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इसलिए वो यहाँ पर नाटक करते हुए सन युआन के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और उससे कहता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि सन फैमिली हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, पर अभी मुझे यहाँ से बाहर जाना है, इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पर रुकना चाहो तो मुझे इस सब में कोई भी दिक्कत नहीं है। सॉन्ग युआन भी मुझसे कहता है, तुम्हें सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डेफिनेटली एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं। और संडाजी और सॉन्ग युआन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने मन में सोचते हैं, हमारे प्लान का सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। सॉन्ग युआन यहाँ पर आकर मेडिकल स्टोर के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करे जिससे हम लोग मौका भरोसा जीतने में सक्सेसफुल हो जाएं। अब सॉन्ग युआन बड़े स्टाइल मारते हुए वहाँ से कहता है, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे असिस्टेंट से कर लेना। फिर जैसे ही सॉन्ग युआन और संडाजी यहाँ से बाहर चले जाते हैं, मो जल्दी से यूनियन और शीलू को अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि मुझे यंगिंग मिलिट्री की डिस्ट्रिक्ट ने बुलाया है, इसलिए मुझे वहाँ पर कल जाना होगा, पर तुम दोनों को यहाँ पर ख्याल रखना होगा क्योंकि संडाजी और सॉन्ग युआन हम लोगों के पीछे कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं और जब तक मैं यहाँ पर ना रहूँ तब तक तुम लोग इस चीज का ख्याल रखना। जिसके बाद वो शीलू से बोलता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो इस सब की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी कि तुम्हें मुझे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना होगा। वो दोनों ही मुझसे कहते हैं, ठीक है हम लोग इस चीज को समझ गए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो यूनियन मुझसे कहती है, टीचर रुको, क्या वहाँ पर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जाकर कोई खतरे वाला काम तो नहीं करने वाले। वो उससे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक बार मेरे स्टोर से यहाँ से जाने के बाद उन चूहों को यहाँ पर एक मौका मिल जाएगा जिससे वो यहाँ पर आकर एक हरकत कर सके। पर तुम्हें सबकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो कोई भी हरकत करते हैं तो मैं उन्हें एक ही हिट के अंदर जान से मार डालूंगा। अब सीन यंगिंग सिटी की मिलिट्री के सेकंड डिवीजन का होता है जहाँ पर हमें फेंगियन का बड़ा भाई डाओ जी को दिखाते हैं जो कि इस स्पेशल डिवीजन का इंस्ट्रक्टर था। डिवीजन का कमांडर डाओ जी से पूछता है, इंस्ट्रक्टर इस बार कौन गेस्ट आ रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसके लिए आपने जनरल शेंग से इंस्ट्रक्शंस लेकर अकेले ही उनको ग्रीट करने जा रहे हैं। डाओ जी उससे बोलता है, ऑफ कोर्स इस बार जो गेस्ट आ रहे हैं उनने ही हमारे लिए बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को तैयार किया था और साथ ही वो मेरे आइडल भी हैं, इसलिए मैं सबसे पहले अकेला जाकर उनको ग्रीट करना चाहता हूँ। दाऊदी का कॉन्फिडेंस देखकर डिवीजन कमांडर उससे कहता है, तो यहाँ पर बॉडी रिफाइनिंग पिल के इन्वेंटर आने वाले हैं, यानी सच में वो तो एक बहुत बड़े कैरेक्टर होंगे। और साथ ही वो दाऊदी से पूछता है कि आप कभी इस इंसान से पहले भी मिले हैं। तो दाऊदी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे कहता है, नहीं, मेरे लिए भी उनसे मिलना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, पर मैं देखते ही उनको पहचान लूंगा क्योंकि वो काफी समय से मेरे आइडल हैं। और साथ ही दाऊदी अपने मन में ये भी सोचता है, शायद केवल आज यही मेरे पास एक चांस है जब मैं अपने आइडल को इम्प्रेस कर सकता हूँ और शायद ऐसा करने की वजह से आर्मी में मेरी पोजीशन पहले से भी ज्यादा ऊंची हो सकती है। तभी एक कार को अपने सामने आता हुआ देखकर डिवीजन कमांडर दाऊदी से बोलता है, लगता है ये कार उन्हीं की है। दाऊदी बड़ी खुशी के साथ सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर मुंह को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। डिवीजन कमांडर धीरे से दाऊदी से बोलता है, इंस्ट्रक्टर क्या आप इसको पहले से जानते हैं। दाऊदी वहाँ पर मुंह को देखकर थोड़े से गुस्से में आ जाता है और वो डिवीजन कमांडर को बताता है, ये लड़का मेरी बहन का हुआ से एक स्पेशल बॉडीगार्ड है। दाऊदी अपने फोन में मुंह की फोटो देखते हुए सोचता है, ना जाने आखिर इस लड़के ने मेरी बहन को क्या दवाई खिला दी है जिसकी वजह से वो इसके लिए पागल हो गई है। और डिवीजन कमांडर मो के बारे में जानकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मो तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी है कि वो
वो दाव फैमिली का बॉडीगार्ड है और इसके पास तो एक लैम्बोर्गिनी भी है। मो को यहाँ पर देखकर दाऊदी को ऐसा नहीं लगता कि वो ये हो सकता है, इसलिए वो अपने मन में कहता है कुछ भी हो जाए पर वो ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए मैं इसको मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने नहीं दे सकता, इसका मेरे आइडियल से मिलना जरा सा भी अच्छा नहीं है। इसलिए दाऊदी मो को गाड़ी रोकने का बोलता है तो मो उससे कहता है क्या हुआ। तो दाऊदी यहाँ पर मो को रोकने के लिए कहानी बनाते हुए मो को बताता है हाल ही में एक दूसरी कंट्री का एजेंट हमारी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर भले एक कार ही क्यों ना हो पर हम ऐसे ही यहाँ पर तुम्हें जाने नहीं दे सकते। तुम्हें यहाँ पर अंदर जाना है तो उससे पहले तुम्हें कुछ एग्जामिनेशंस पार करने होंगे, इसलिए प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो और मेरे साथ आओ। वो बड़ा ही उदास हो जाता है और कार से निकलते हुए सोचता है अगर यहाँ पर कोई एजेंट था तो मुझे ज़ू जियांग ने पहले क्यों नहीं बताया। पर दाऊदी उससे बोलता है कि ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है। जो बोलकर दाऊदी मो के चेहरे को एक बैग के अंदर कवर कर देता है और मो से कहता है कि ये सब सेफ्टी के लिए है, अब मेरे पीछे आओ। और मो वहाँ पर खड़ा हुआ अपने मन में सोचता है क्या यहाँ पर एग्जाम लेने के लिए तुम्हें मेरा चेहरा छुपाना जरूरी है। दाऊदी मो को देखते हुए अपने मन में सोचता है आखिर ये इस तरीके से मेरी बहन की रक्षा कैसे कर सकता है। और साथ ही वो मो से कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको एग्जामिनेशन रूम तक लेकर चलता हूँ। जिसके बाद दाऊदी अपने आप से ही कहता है मेरे लिए इस पोजीशन तक आना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और मैं इस तरीके से इसकी वजह से मेरी आइडल की नजरों में इस तरीके से नहीं गिर सकता। फिर दाऊदी मो को एक रूम के अंदर धकेल देता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर मेरा वेट करो। जो बोलकर दाऊदी मो को उस रूम के अंदर बंद कर देता है और बाहर से उस गेट को लॉक कर देता है। और फिर जैसे ही मो उस कवर को अपने चेहरे के ऊपर से निकालता है तो वो वहाँ पर कई सारे हट्टे कट्टे लोगों को देखकर कहता है ये तो जरा सा भी अच्छा नहीं है। मो भी उन लोगों को देखकर घबरा जाता है और कहता है वो मुझे यहाँ पर ट्रेक कर ले आया है, ये मुझे कहीं से भी कोई एग्जामिनेशन रूम नहीं लगता। वो लोग वहाँ पर मो को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे कहते हैं मुझे तुम यहाँ पर नए लगते हो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और मो थोड़ा सा घबराया हुआ उन लोगों से कहता है ये सब उस इंसान की वजह से हुआ है। और बाद में बस हमें चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक मेन गेट की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी दाऊदी से बोलता है हमें यहाँ पर खड़े हुए 3 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, आखिर वो कैरेक्टर और कितना ज्यादा लेट होने वाला है। दाऊदी भी उससे बोलता है मुझे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है कि मुझे जनरल शेंग से जाकर उसके बारे में पूछना चाहिए। फिर सीन जनरल शेंग पर आ जाता है जो अपने ऑफिस के अंदर बैठकर आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो कहते हैं ये मेरी सबसे ज्यादा बेस्ट हैंड राइटिंग है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे ज्यादा कभी भी मैंने अच्छी राइटिंग लिखी होगी। तभी वहाँ पर दाऊदी आ जाता है जिसके जोर से चिल्लाने की वजह से जनरल शेंग की हैंड राइटिंग खराब हो जाती है और वो रोते हुए उससे कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरा परफेक्ट आर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दाऊदी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दाऊदी भी जनरल शेंग को काफी ज्यादा गुस्से में देखकर थोड़ा सा आराम से कहता है जनरल शेंग हम बहुत देर से गेट पर उनका वेट कर रहे हैं, मैंने उन्हें आज तक कभी भी नहीं देखा, इसकी वजह से मुझे ये नहीं पता कि वो यहाँ पर हैं भी या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको यहाँ पर मिस कर दिया, अगर आपके पास उनकी कोई फोटो हो तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं। जनरल शेंग दाऊदी के चेहरे पर मो की फोटो फेंक कर मारते हैं और उससे कहते हैं मेरे पास केवल उसकी यही फोटो है, इसलिए तुम इसका ख्याल रखना, और इसी की वजह से यहाँ पर मेरी हैंड राइटिंग भी इतनी ज्यादा अच्छी है। दाऊदी काफी ज्यादा खुश होता है और अपने चेहरे से मो की फोटो निकालते हुए सोचता है ये पहली बार होने वाला है कि मैं अपने आइडल को पहली बार देखने वाला हूँ। पर जैसे ही वो मो की फोटो देखता है तो उसका चेहरा देखने लायक होता है, जो बिल्कुल किसी बंदर की तरह दिख रहा था। वो अपने सामने मो की फोटो देख कर कहता है क्या वो मेरी छोटी बहन फेंग यान का स्पेशल बॉडीगार्ड नहीं था। जनरल शेंग दाऊदी की शक्ल देखकर उसे कहते हैं आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम बीमार तो नहीं हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें कुछ हो गया हो। दाऊदी अपने आप को संभालते हुए कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। जो बोलकर वो जनरल शेंग से बोलता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर जैसे ही दाऊदी जनरल शेंग के ऑफिस से निकलता है तो वो फुल स्पीड में वहाँ से भागते हुए मो की तरफ जाने लगता है और अपने मन में सोचता है तो असल में वो बॉडीगार्ड हुआ का चीफ इंस्ट्रक्टर है जिसने हमारे लिए उन बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को बनाया था और वो ही मेरा आइडल है। पर आखिर उसके जैसे इतने पावरफुल इंसान ने मेरी बहन का बॉडीगार्ड बनकर अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा कर रखा हुआ है, वो तो मुझे जान से मार डालेगा। फिर दाऊदी जल्दी से जाकर सेल का गेट खोलता है और अंदर देखता है तो वो अंदर का सीन देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मो ने सभी को सुधार दिया था और वो सभी मो के साथ बैठकर कार्ड्स खेल रहे
रहे थे। और फिर जैसे ही मो दाऊदी की तरफ देखता है तो वो उससे कहता है, तो तुम हो, तो बताओ बाहर सब कुछ कैसा चल रहा है? अब तुम्हारा सर्वे खत्म हो गया हो तो क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? पर दाऊदी तो मो के सामने जल्दी से आकर झुक जाता है और मो से माफी मांगते हुए कहता है, मिस्टर मो, ये सारी गलतियाँ मेरी थी। बाहर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, प्लीज मेरे साथ मिलिट्री एरिया में चलिए। तो मो दाऊदी से बोलता है कि तुम सबसे पहले मुझे जेल के अंदर बंद करना चाहते थे, तो तुमने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूं, तो मुझे लगता है कि मुझे जरूर चलना पड़ेगा। सच में इस दुनिया के अंदर कितनी सारी अच्छी चीजें हैं। अब दाऊदी मो के सामने रोने लगता है और उससे कहता है, तुम मेरे डैड हो, प्लीज मेरे साथ बाहर चलो, वरना मैं कभी भी अपनी बहन को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। वहाँ पर बैठा हुआ लड़का भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये तो पहली बार है कि मैंने कभी इसको इस तरीके से देखा हो। और मो भी दाऊदी से बोलता है, क्या मैं तुम्हारी बहन को जानता हूँ? तो दाऊदी मो को बताता है कि मैं फेंगियान का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम दाऊदी है और मैं यंगी मिलिट्री रीजन का एक ऑफिसर हूँ, और मेरी ही यहाँ पर आपको वेलकम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दाऊदी अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले जनरल और बाकी सब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दाऊदी वहाँ पर जनरल शेंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। पर जनरल शेंग दाऊदी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं, यहाँ पर तुम्हें मुझको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर मिस्टर मो को सच में एक जेल के अंदर डाल दिया था, इसलिए मैं सभी के सामने अभी के अभी ये अनाउंस करता हूँ कि मैं दाऊदी को स्पेशल फोर्सेस से बाहर निकालता हूँ। दाऊदी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, मेरा पूरा का पूरा भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जिसके बाद जनरल शेंग मो के सामने झुककर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं, मैं दाऊदी की इस गलती की वजह से आपके लिए दिल से शर्मिंदा हूँ, ये सारी की सारी गलती मेरी है। पर मो उन्हें माफ करते हुए कहता है, इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसी रात में स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दाऊदी अपना सामान लेकर वहाँ से जा रहा था और वहाँ के सोल्जर्स दाऊदी को वहाँ से जाता हुआ देखकर कहते हैं कि कर्नल शेंग सच में बहुत ही ज्यादा खराब इंसान है, उन्हें इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि मिलिट्री में एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें इनको निकाल दिया। जनरल शेंग जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं उनकी आंखें भी खराब होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कल जाकर कैप्टन चू से इस सब के बारे में बात करनी चाहिए। दाऊदी भी उन लोगों की इन बातों को सुन लेता है और वो उन लोगों से कहता है, क्या जनरल ने तुम लोगों को ये नहीं बताया कि आखिर उनने यंग मिलिट्री के अंदर इस लड़के को अचानक से यहाँ पर क्यों बुलाया है? असल में वो यहाँ पर एक चीफ इंस्ट्रक्टर है और वो यहाँ पर तुम लोगों को लीड करने के लिए आया है। वो सभी सोल्जर्स ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम उस लड़के को हमारे लीडर कैसे चुन सकते हैं? ये तो जरा सा भी सही नहीं है। अगर वो बच्चा हमें यहाँ पर आकर लीड करने वाला है तो मैं भी यहाँ पर इस स्पेशल फोर्सेस से विड्रॉ कर दूंगा। पर तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो यहाँ पर इस स्पेशल फोर्सेस का वाइस प्रेसिडेंट है और इस लड़के का नाम चूहू है। चूहू वहाँ पर आते ही उन लोगों से कहता है, हम लोग यहाँ पर उस लड़के को हम लोग को लीड करने का मौका नहीं दे सकते, सुबह हम सब मिलकर बाहर जाकर इस सब के लिए फाइट करेंगे। जो सुनकर सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दाऊदी भी उन लोगों को इस तरीके से देखकर अपने मन में सोचता है कि ये सब मो की वजह से ही हुआ है। अगर वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से हाइड नहीं करता तो शायद मेरे साथ इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। कल मो तुम्हें सबकी कीमत चुकानी होगी। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल शेंग के ऑफिस के अंदर मो और जनरल शेंग बैठे हुए थे, जहाँ पर जनरल शेंग बड़े ही अच्छे से मो से पूछते हैं, क्या पिछली रात तुम अच्छे से सो पाए थे? तो मो भी बड़े ही अच्छे से जनरल शेंग से कहता है, अगर मैं कहीं बाहर जाकर सोता हूँ तो मेरी नींद इतनी अच्छी नहीं लगती, पर हाँ मैं यहाँ पर अच्छे से सोया था। जिसके बाद जनरल शेंग कल की दाऊदी की हरकत की वजह से मो से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं, चलो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे बिजनेस की बात करते हैं जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। तो मो जनरल शेंग से कहता है कि जैसा आपने मुझसे कहा था, मैं यहाँ पर बॉडी रिफाइनिंग पिल की मास प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ पर एक दिक्कत है। तो जनरल शेंग मो से इसके बारे में पूछते हैं कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या दिक्कत है। तो मो उन्हें आगे बताता है कि बॉडी रिफाइनिंग पिल एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल पिल है और इसके मास प्रोडक्शन को मैं अकेला यहाँ पर पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बॉडी रिफाइनिंग पिल की प्रिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव कर दिया है। पर यहाँ पर ये दिक्कत है कि इसकी एफिशिएंसी ओरिजिनल पिल से थोड़ी सी कम होगी। अगर आप इसके लिए तैयार है तो मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ। मो की बात सुनकर जनरल शेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मो के सामने झुकते हुए उससे कहते हैं कि मैं यान हूँ यहाँ पर पूरे यंगी सिटी के मिलिट्री रीजन के बिहाव पर आपका शुक्रिया करता हूँ और मैं यान हूँ आपके इस प्रिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट करता हूँ। और मो उन्हें वो पर्ची देते हुए कहता है कि आप सच में काफी ज्यादा
पोलाइट है। फिर जनरल शेंग मो से आगे कहते हैं कि हमारा बिजनेस यहाँ पर खत्म हो गया है, तो क्यों न मिस्टर मो मैं आपको मिलिट्री के एरिया के आसपास की जगह घुमाने ले चलूं। फिर यान मो को शार्प ब्लेड बेस के ऊपर ले जाने लगते हैं और उसे बताते हैं कि मिस्टर मो यहाँ पर हमारी स्पेशल फोर्सेस शार्प ब्लेड का बेस है और हमारी शार्प ब्लेड की टीम पूरी चाइना की स्पेशल फोर्सेस में सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिनने कई सारे इंटरनेशनल मिशन को भी पूरा किया है और साथ ही ये यूनाइटेड स्पेशल टीम्स में से भी एक है। और यहाँ पर हमारे सामने उनका प्ले ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। पर जैसे ही वो लोग ऊपर की तरफ पहुँचते हैं तो पूरा का पूरा ग्राउंड सुनसान पड़ा होता है, जहाँ पर केवल एक इंसान खड़ा हुआ था। वहाँ खड़े कर्नल लोंग यान यू को हेलो करते हैं और कर्नल लोंग उनको देखकर गुस्से में कहते हैं, कर्नल लोंग आखिर आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कल ही मैंने सभी लोगों से नहीं कहा था कि उन लोगों को सुबह यहाँ पर आना होगा? ये सुनकर कर्नल लोंग उनको सल्यूट करते हुए कहते हैं, रिपोर्ट, मैंने सभी लोगों को इसके बारे में पहले से ही बता दिया था, पर वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। तो मो यान यू से बोलता है, मुझे लगता है कि आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि कई सारे हेलीकॉप्टर और टैंक उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर यान यू को लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पर रिबेल करने की कोशिश करना चाहते हो? वाइस प्रेसिडेंट चूहू बाहर निकल कर आता है और वो उनसे कहता है, मैंने यहाँ पर मो नाम के एक लड़के के बारे में सुना है जो हुनावी डिस्ट्रिक्ट का पहले चीफ इंस्ट्रक्टर रहा करता था, और मैंने ये भी सुना है कि इंस्ट्रक्टर मो इस बार हमारी शार्प ब्लेड की ट्रूप को लीड करने वाले हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मो के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं जिससे वो हमें उनकी स्ट्रेंथ दिखा सके। मो चूहू की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान कंफ्यूज वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है, आखिर तुम लोगों से ऐसा किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी शार्प ब्लेड टीम को लीड करने वाला हूँ? पर चूहू मो की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसको चैलेंज करते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर मो हमारी ये टीम चाइना में सबसे ज्यादा बेस्ट टीमों में से एक है। हम लोगों की स्ट्रेंथ मिलाकर यहाँ पर किसी मार्शल आर्ट के मास्टर के बराबर होती है। अगर तुमने यहाँ पर हम पांचों को एक एक कर एक ही रो के अंदर हरा दिया तो हमारे हेड कोच की पोजीशन तुम्हारी होगी। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चूहू की पूरी बात सुनने के बाद मो उससे कहता है कि तुम लोग सच में पूरी तरह से सेंसलेस हो। तो चूहू मो का जवाब देते हुए कहता, क्या सेंसलेस? या मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारी टीम से यहाँ पर डरे हुए हो, पर वैसे भी हमारी टीम पूरी इस कंट्री की चाइनीज मिलिट्री को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर हुआ का आया हुआ एक टीचर केवल कुछ लूजर्स को पंचेस करना ही सिखा सकता है और कुछ नहीं। अब उसकी ये बात सुनकर मो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पीछे खड़ा हुआ डाजी मो को देखकर सोचता है। मो को देखकर तो अब पता चलता है कि मो तो सच में एक बहुत बड़ा डरपोक है। यहाँ पर चूहू के सामने तो वो फाट करने की तक हिम्मत नहीं कर पा रहा। यानहू चूहू की बात सुनकर उसको डांटते हुए कहते हैं, चूहू आखिर तुम्हारे इंस्ट्रक्टर मो से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी इंस्ट्रक्टर मो, पर वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे ही पहले मो कहता है, क्या तुम लोगों को इतना पता है कि मैंने तुम लोगों से सेंसलेस क्यों कहा? अब मो की ये बात सुनकर यानहू भी शांत हो जाता है और उसे भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर मो ने उन लोगों से ऐसा क्यों कहा था। फिर मो चूहू को इसके बारे में बताते हुए आगे बोलता है, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी शार्प ब्लेड्स की टीम कुछ चींटियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मो की ये बात सुनकर सभी लोग आग बबूला हो जाते हैं और चूहू कहता है, क्या तुम तुम्हारे सरनेम को यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हारे साथ खत्म करना चाहते हो? दाऊदी को भी मुंह पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो चूहू से बोलता है, आखिर छोटे से बच्चे की हम लोगों से इस तरीके से बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? ब्रदर जल्दी से जाओ, इसको एक सबक सिखाओ। और दूसरा सोल्जर भी गुस्से में कहता है, हाँ जल्दी जाकर इसको मार डालो, इसने हम लोगों की बेइज्जती करने की कोशिश करी है और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक ये यहाँ पर नहीं मर जाता। तो वो सभी लोगों को प्रवोक करते हुए अपने तरफ आने का इशारा करता है और कहता है, आ जाओ, तुम सभी एक साथ मुझसे लड़ सकते हो। ये सुनते ही वो पांचों अपने हाथ में डैगर निकाल लेते हैं और मो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब जल्दी से यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और दाऊदी मो पर अटैक करने के लिए आगे आते हुए अपने मन में सोचता है, मो तुम्हारी वजह से ही मुझे शार्प ब्लेड की टीम से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जिसके बाद वो सभी आकर अलग अलग एंगल से मो पर अटैक करते हैं, पर मो बड़ी आसानी से उन सबकी ब्लेड्स को अवॉइड कर लेता है। और दाऊदी मो पर अटैक करने के साथ हंसते हुए उससे कहता है, इंस्ट्रक्टर मो तुम हम लोगों से फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे? अगर हम लोगों ने बाद में तुम पर ओपन फायर करना चालू कर दिया तो तुम्हें तो स्ट्रगल करने तक का चांस नहीं मिलेगा। ये सुनकर यानयू चिल्लाते हुए उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी शूटिंग नहीं होगी, तुम किसी भी तरीके की गन को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करोगे। चूहू कमांडर यान से बोलता है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस लड़के से निपटने के लिए गन का इस्तेमाल करना पूरी तरह से लायक है। वैसे भी कमांडर ने कहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा केपेबल है, तो हम लोग यहाँ पर इसको रोते हुए दया की भीख मंगवाना चाहते हैं। फिर वो लोग मो का पीछा करने लगते हैं और मो आगे की तरफ भाग रहा होता है। तो दाऊदी मो को आगे भागता हुआ देखकर उससे कहता है कि मो यहाँ से भागना बंद करो, अगर तुम यहाँ से कहीं पे भी भाग जाओगे
उसके बाद भी तुम हम लोगों से नहीं बच सकते। पर वो उन लोगों को देखते हुए एक स्माइल करता है, जिसके बाद वो आगे जाकर रुक जाता है, जहाँ पर वो लोग फिर से आगे आकर मो पर अपने ब्लेड से अटैक करते हैं। पर मो इस बार भी उनकी ब्लेड को बड़े ही आसानी से अवॉइड कर लेता है, जो देखकर दाऊदी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये दाव फैमिली का चुना हुआ बॉडीगार्ड है, तो आखिर ये हम लोगों से इस तरीके से बचकर क्यों भाग रहा है। पर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सभी के सभी टीममेट्स बहुत ज्यादा थक चुके थे। पर वो वहाँ पर बड़े ही आराम से चिल खड़ा होता है और वो उन लोगों से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम सभी यहाँ पर थक चुके हो, क्या तुम्हारी शार्प ब्लेड टीम बस इतना ही कर सकती है। दाऊदी को मो पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, हम लोगों का मजाक उड़ाना बंद करो। जिसके बाद चूहू और वो सभी गन्स निकाल लेते हैं और उसको रिलोड करते हुए चूहू कहता है, चलो अब ये देखते हैं कि तुम हमारी गन्स की बुलेट को अवॉइड कर पाते हो या नहीं। तो पीछे खड़ा हुआ एक सोल्जर चूहू से बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट, इसे किसी कुत्ते की तरह मारना। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स मो के ऊपर शूट करना चालू कर देते हैं और मो अपनी तरफ इतनी सारी बुलेट्स को आता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर जंगल से शोर की आवाज आती है और वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर खून के निशान है, और उन खून के निशान को देखकर दाऊदी कहता है कि वो यहाँ पर मारा गया। यानी ये सब देखकर उन लोगों को चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोग पूरी तरह से पागल हो गए हो। तो चूहू उनसे कहता है, कमांडर, आपको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब पहले से ही ऐसा ही होने वाला था। हम लोग यहाँ से बाहर जाकर इसको एक एक्सीडेंट के तौर पर बता देंगे, जिसकी वजह से किसी को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊदी कहता है कि हाँ, ये सब सच है, मैं जल्दी से जाकर उसकी बॉडी लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो आगे भागते हुए मो की बॉडी को देखने लगता है, पर उसे आसपास कहीं पर भी उसकी बॉडी नहीं मिलती। पर जैसे ही दाऊदी थोड़ी दूर आगे जाकर साइड में देखता है तो वो वहीं पर एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक बतख थी। वो उस बतख के मरने के बाद उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे स्किल्स इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, तुमने यहाँ पर इस वाइल्ड डक को मारने में मेरी काफी ज्यादा मदद करी है। दाऊदी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, क्या ये सारा का सारा खून उस जंगली बतख का था। इसने हमारी सारी बुलेट्स को अवॉइड ही नहीं किया, बल्कि यहाँ पर हम लोगों को गाइड करके लेके आ गया, जिससे वो यहाँ पर हमारी मदद से इस बतख को मार सके। यान यू भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि वो के स्किल्स तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। पर चूहू को इस चीज पर जरा सा भी यकीन नहीं होता और वो कहता है कि ये तो पूरी तरह से नामुमकिन है, मुझे तो इस चीज पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा। फिर वो बड़े ही आराम से उस बतख को लेकर सभी लोगों के बीच में आ जाता है। तो दाऊदी और बाकी सभी लोग भी मो के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और उससे कहते हैं, मो, अब यहाँ पर तो कोई भी कवर नहीं है, तो चलो देखते हैं कि तुम अब कहाँ पर हाइड कर पाते हो। ये सुनकर मो एक स्माइल देते हुए उन लोगों से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर प्रॉब्लम तुम्हारी शार्प ब्लेड के साथ होने वाली है। जिसके बाद हमें उन सोल्जर्स को दिखाते हैं जिनके चेहरे पर अलग अलग जगह पर फर्श लगे हुए थे, जिन्हें मो ने किसी डार्ट की तरह उन लोगों के ऊपर फेंका हुआ था। ये देखकर कमांडर यान बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और मो उन लोगों से कहता है, मैं बाद में तुम लोगों को इस चीज का रिफंड जरूर दूंगा कि अगर तुम यहाँ पर मेरी वाइल्ड डक को पील करने में मेरी मदद करोगे। कमांडर यान मो के स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही काफी ज्यादा डरे भी होते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए अपने एक सोल्जर से कहते हैं कि जल्दी से हेडक्वार्टर में जाकर सबकी रिपोर्ट करो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन यंगे मिलिट्री के हेडक्वार्टर में मिलिट्री कॉन्फ्रेंस हॉल का होता है, जहाँ पर यंगे मिलिट्री के कमांडर जाओ फेंग वहाँ पर बैठे हुए सभी गेस्ट को बताते हैं कि इस साल के एनुअल स्पेशल फोर्स कंपटीशन यहाँ यंगे सिटी में होने वाली है, जिसमें यहाँ केवल स्पेशल फोर्सेस को ही रैंकिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके इंस्ट्रक्टर को भी असेसमेंट दिया जाएगा कि आखिर उन्होंने उनको क्या सिखाया है। और वहीं बैठे कमांडर जूपी जियांग अपने मन में सोचते हैं, इस बार हमारे हुआ के पास इंस्ट्रक्टर मो है, तो मुझे इस बार पूरा भरोसा है कि हमारी टीम इस बार डेफिनेटली इस टूर्नामेंट को जीत जाएगी। तभी वहाँ पर बैठे हुए दूसरे कमांडर्स हंसते हुए जूपी जियांग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, कमांडर जूपी जियांग, मुझे लगता है कि आपकी टीम इस बार भी फर्स्ट आएगी, हर बार की तरह नीचे से फर्स्ट। क्यों, मैंने सही कहा ना? जो बोलकर वो जोरों से हंसने लगते हैं और दूसरे कमांडर कहते हैं, क्या तुम्हें इस सब पे कोई शक है? हुआ की नेवी टीम तो हमेशा से ही बॉटम पर रहती है। पर कमांडर जूपी जियांग उन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते और उनको जवाब देते हुए कहते हैं, इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता, इस साल हम लोगों के पास इंस्ट्रक्टर मो है, जो कि बहुत ही बड़ा जीनियस चीफ प्रोफेसर है, जिसे हमारे सुपीरियर्स ने अपॉइंट किया था। ये सुनकर दूसरे कमांडर फिर से कहते हैं, भले ही मो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर इस चीज से ये प्रूफ नहीं होता कि तुम्हारी टीम फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगी। कुछ भी हो, अगर यहाँ पर वो ट्राई भी करता है तो वो इंस्ट्रक्टर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस पर आ सकता है, पर तुम्हारी टीम का फर्स्ट प्लेस पर आने का कोई भी चांस नहीं है। ये सुनकर जूपी जियांग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो केवल एक 20 साल का लड़का है, पर हमें भी उसके बारे में अभी ठीक से नहीं पता। जिसके बाद वो कमांडर जाओ फेंग से बोलते हैं, तो कमांडर, अभी भी यंगे सिटी की शार्प ब्लेड टीम में से चीफ इंस्ट्रक्टर की सीट खाली है, तो आप इंस्ट्रक्टर कंपटीशन में आखिर कौन से पार्टिसिपेंट को भेजने वाले हैं? कमांडर जाओ फेंग उससे बोलते हैं, मुझे इस समय कोई भी दिक्कत नहीं है, हर बार की तरह इस बार भी शार्प ब्लेड टीम्स का कैप्टन ही इस बार पार्टिसिपेट करेगा, भले ही यहाँ पर कोई खेल ही क्यों न हो रहा हो, पर वो किसी पर भी दया नहीं करता। वो लोग अपनी बातों में
में लगे ही होते हैं तभी एक सोल्जर डरा हुआ जल्दी से भागकर वहाँ पर आता है और गेट खोलकर उन लोगों से बोलता है कि शार्पब्लेड के सोल्जर के कमांडर युआन ने यहाँ पर एक मैसेज भेजा है। तो कमांडर जाओ फैन उससे बोलते हैं कि बताओ आखिर क्या मैसेज है। तो वो सोल्जर उन लोगों को बताना चालू करता है और कहता है कि जब इंस्ट्रक्टर मो यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हुए थे, पर वो सोल्जर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले कमांडर बोलना चालू करते हैं और वो लोग कहते हैं इंस्ट्रक्टर मो जरूर यहाँ पर आकर शार्पब्लेड से काफी ज्यादा परेशान हो गए होंगे। उनकी बात सुनकर दूसरे कमांडर कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, शार्पब्लेड के सोल्जर्स न्यू इंस्ट्रक्टर को काफी ज्यादा परेशान करते हैं और सभी लोग उसके बारे में पहले से ही जानते हैं। पर वो सोल्जर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, असल में यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मो ने अकेले ही पूरी शार्पब्लेड की टीम को हरा दिया है। ये सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी कमांडर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जाओ फैन भी ये सुनकर कहते हैं क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ज़ू पेजियांग ये सुनकर सोचता है इंस्ट्रक्टर मो दिन ब दिन पहले से भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, उसने यहाँ पर पूरी चाइना की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल फोर्स को अकेले ही हरा दिया। वो सभी कमांडर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं चलो हम लोग जल्दी से जाकर मो से मिलते हैं। और दूसरी तरफ शार्पब्लेड्स के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मो सभी लोगों को बड़े आसानी से हरा चुका था और मो एक हाथ में उस डक को पकड़े हुए कहता है कि मैं बहुत देर से खेल कर अब थक चुका हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मैंने काफी लंबे समय से कोई भी रोस्टेड वाइल्ड डक नहीं खाई है। मो ये सब सोचते हुए आगे जा ही रहा होता है पर तभी एक कार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है जिसके काफी ज्यादा स्पीड में होने की वजह से बहुत सारी धूल उसकी डक के ऊपर गिर जाती है और मो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसने मेरी डक खराब कर दी। चूहू वहाँ पर अपने कैप्टन की कार देखकर कहता है क्या कैप्टन यहाँ पर वापस आ चुके हैं। और कमांडर हानियू भी वहाँ पर अचानक से वी यूलेन को देखकर थोड़े से हैरान होते हैं और सोचते हैं क्या ये अपना इंटरनेशनल मिशन पूरा कर वापस आ गया। वी यूलेन कार से उतरकर कमांडर हानियू को सल्यूट करता है और कहता है कि मैं कैप्टन वी यूलेन अपना मिशन पूरा कर यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। तभी वहाँ पर चूहू वी यूलेन के पास आ जाता है और कपकपाती हुई आवाज में कहता है कैप्टन हमारी पूरी पूरी शार्पब्लेड टीम इस तरीके से यहाँ पर हार चुकी है। वी यूलेन उसे कहता है कि मैंने इस न्यूज के बारे में पहले ही सुन लिया था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हो। जिसके बाद वी यूलेन मो की तरफ बढ़ने लगता है जो वहीं पर आग जलाकर अपनी बदक को सेक रहा था। वी यूलेन वहाँ पर मो के पास पहुंचकर उससे कहता है कि यहाँ पर येंगी सिटी के अंदर क्वीन फैमिली 4 मेजर फैमिलीज में से एक है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इंस्ट्रक्टर मो का क्वीन फैमिली के साथ कोई रिलेशन है। मो उसकी बात सुनकर थोड़ी देर तो चुप होता है पर उसके बाद उससे कहता है नहीं मेरा क्वीन फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनकर वी यूलेन भी थोड़ा सा हैरान होता है और मो उसकी बात सुनकर सोचता है मुझे यहाँ पर येगी सिटी के अंदर आए हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है पर ये पहली बार है कि किसी ने मुझे क्वीन फैमिली के बारे में कोई बात मेंशन करी हो। क्या यहाँ पर वी यूलेन क्वीन फैमिली के बारे में कुछ जानता है। तभी वी यूलेन गुस्से में मो के कंधे पर हाथ रखता है उससे कहता है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जब तक मैं वी यूलेन इस शार्पब्लेड टीम के साथ हूँ तब तक तुम्हारे जैसा कोई भी लो बैकग्राउंड का इंसान मुझे नहीं हरा सकता क्योंकि मेरी स्पिरिट एक ब्लेड की है। वी यूलेन की बात पूरी होते ही कमांडर जाओ फैन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है वी यूलेन आखिर तुम्हारे इंस्ट्रक्टर मो से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वी यूलेन वहाँ पर कमांडर जाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बाकी टीम भी वहाँ पर कमांडर जाओ को देखकर हैरान होते हुए कहती है आखिर यहाँ पर कमांडर जाओ मो को डिफेंड क्यों कर रहे हैं। और वो पीछे की तरफ ज़ू पेजियांग को देखकर कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर ये मिलिट्री के अंदर इसका क्या काम है। जिसके बाद सभी कमांडर्स ग्राउंड की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ज़ू पेजियांग भी हैरानी के साथ अपने मन में सोचते हैं ये लड़का तो सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, इतनी ज्यादा छोटी उम्र में इसके पास कितनी ज्यादा पावर है। अगर ये मेरी शार्पब्लेड को ज्वाइन कर लेता है तो आज या कल ये हमारे मिलिट्री एरिया का एक प्लेयर बन सकता है। जिसके बाद कमांडर जाओ फैंग किसी भीगी बिल्ली की तरह मो के ऊपर मक्खन लगाते हुए उससे कहते हैं इंस्ट्रक्टर मो क्या आपने कभी हुआ के मिलिट्री को छोड़कर मेरी शार्पब्लेड टीम को ज्वाइन करने का सोचा है। कमांडर ज़ू पेजियांग जाओ फैंग की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं आखिर कमांडर जाओ फैंग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद कमांडर जाओ फैंग आगे हंसते हुए कहते हैं अगर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मो मान जाते हैं तो मैं जल्दी से जाकर हमारे सुपीरियर से इसके लिए अप्लाई कर दूंगा और साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये सिटी के मिलिट्री रीजन की सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर्स भी दूंगा। ये सुनकर कमांडर ज़ू पेजियांग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जाओ फैन मो को अलग अलग ऑफर्स देकर अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है और मो को समझाते हुए कहता है कि तुम हुआ की लेंगे टीम में केवल अपने टैलेंट को थ्रो कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर आकर ये सिटी की मिलिट्री को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम पूरी तरह से अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। ज़ू पेजियांग जाओ फैन के ऑफर्स को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं पर साथ ही वो उससे कुछ भी नहीं कह पाते। पर फिर वो बाद में अपने दांत किसकिसाते हुए मो से कहते हैं कि मिस्टर मो आपने एक बार लांगे ट्रूप से ये प्रॉमिस किया था कि आप कभी भी उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। और जाओ फैन उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, यहाँ पर इतनी सारी अच्छी कंडीशन होने के बाद कोई भी उसी साइड को चुनेगा जहाँ पर उसका सबसे ज्यादा फायदा हो। और साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा होशियार इंसान है, वो जरूर मेरी शार्पब्लेड टीम को ही चुनेगा। और मो भी कमांडर जाओ फैन की बात सुनकर कहता है कि यहाँ पर तो सच में काफी ज्यादा अच्छी कंडीशंस है। जो सुनकर ज़ू पेजियांग काफी ज्यादा उदास हो जाता
जाता है और जाओ फैन मुझसे आगे बोलता है, ऑफ कोर्स जब तक आप मेरी शाबली टीम के अंदर आने के लिए तैयार हैं तब तक आपके पास उसको कमांड करने की पावर है और साथ ही मिलिट्री के अंदर आपकी बहुत ज्यादा रिपोर्टेशन होगी और इसके अलावा आपको कई सारे पर्सनल ट्रीटमेंट भी दिए जाएंगे जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके। जाओ फैंग की बात सुनकर जूपी जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है, मैं मिस्टर मो के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, पर अगर मैं भी यहाँ पर होता तो मैं भी यहाँ पर हेजिटेट हो जाता। मो कमांडर जाओ फैन की पूरी बात सुनकर उससे कहता है कि मैं समझ गया कि शार्ब्लेड टीम के इंस्ट्रक्टर की पोजीशन क्या हो सकती है, पर फिर भी वो जाओ फैन से हंसते हुए कहता है कि तुम लोग अपने लिए किसी और को चुन लो क्योंकि मैं लांगयान के साथ ही जाने वाला हूँ। ये सुनकर जाओ फैन और जूपी जियांग दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मो उन लोगों से आगे कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, पर पावर मनी और फेम के अंदर मेरा जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और इसके अलावा हुआ के अंदर मेरा कई सारा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है जिसको मैं इसी तरीके से ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अब मो की इस तरीके से बातें सुनकर कमांडर जूपी जियांग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और यू विलेन मो का डिसीजन सुनने के बाद कहता है कि ये लड़का पूरी तरह से पागल है, ये यहाँ पर कमांडर जाओ फैन के इन्विटेशन को ठुकरा रहा है। जिसके बाद मो जंप कर वहाँ से भागते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मुझे और भी कई सारे काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं किसी दिन आप लोगों से फिर मिलूंगा। और कमांडर जाओ फैंग और जूपी जियांग दोनों ही मो को इस तरीके से जाता हुआ देखकर बिल्कुल सन्न हो जाते हैं और कमांडर जाओ फैंग अपने मन में सोचते हैं, मो तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली मेरी अटेंशन को अचीव कर लिया है। फिर सीन फिर से हमारे हीरो के ऊपर आ जाता है जो वहाँ से काफी ज्यादा आगे आ चुका था और साथ ही वो अपने मन में सोचता है, मैंने यहाँ पर यंग के मिलिट्री रीजन को बॉडी डिफाइनिंग पिल की प्रिस्क्रिप्शन दे दी है, पर मुझे अभी भी इसके बारे में नहीं पता कि यूनियन के साथ वहाँ पर क्या हो रहा होगा। फिर तभी मो के पास शीलू का फोन आता और मो फोन को उठाते हुए पूछता है कि आखिर स्टोर के अंदर क्या हो रहा है। वहाँ से शीलू चिल्लाते हुए उसे बताता है कि यूनियन सुबह से ही गायब है और साथ ही वो मो को ये भी बताता है कि संडाजी और सोंग युआन ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन फिर से यूनियन की कंपनी के बाहर का होता है जहाँ पर शीलू मो की कार को देखकर कहता है कि आखिरकार आप वापस आ गए। फिर शीलू जल्दी से मो के पास भाग कर जाता और उसे बताता है सोंग युआन ने यहाँ पर अपने इन्वेस्टर की पहचान का इस्तेमाल करते हुए यूनियन को अपनी पोजीशन से हटा दिया है और सोंग युआन ने यहाँ पर उसकी पोजीशन को हायर करने के लिए उनके एक मैनेजर को भेजा है जिसकी वजह से पूरी फार्मेसी अभी पूरी तरह से खाली पड़ी है और उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे धक्का देकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जिसके बाद से यूनियन सुबह से ही गायब है। मो शीलू की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और कहता है ठीक है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मैं उन लोगों को उनकी इस हरकत की वजह से उनको पछताने पर मजबूर कर दूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन स्टोर के अंदर का होता है जहाँ पर वो मैनेजर संडाजी को लात मारते हुए उससे कहता है, तुम बूढ़े संडाजी कहीं के, आखिर तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर सोंग युआन के इस मैनेजर का नाम मैनेजर जाओ है। संडाजी मैनेजर जाओ के किक खाने के बाद उससे कहता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, क्या तुम्हारी ये सोंग फैमिली जरा सी भी मेरी ग्रेटफुल नहीं है, मैं भी यहाँ पर सोंग युआन का एक कॉमरेड हूँ। ये सुनकर मैनेजर जाओ उससे कहता है तो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। पर तभी मैनेजर जाओ वहीं पर रुक जाता है और उसके पास आकर उससे हंसते हुए कहता है, इस ब्रांच के अंदर एक टॉयलेट क्लीनर की कमी है, अगर तुम चाहो तो उसको संभाल सकते हो। ये बात सुनकर मैनेजर जाओ के साथ आए हुए सभी साथी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और संडाजी उन लोगों की बातें सुनकर कहता है, मुझे तुम्हारी सोंग फैमिली के ऊपर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें बस मो के आने तक का वेट करना होगा, वो तुम लोगों को नर्क में पहुंचा देगा। उसकी ये बात सुनकर मैनेजर जाओ उसके पास आता है, उसके ठोड़ी पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, क्या हुआ, मेरी बात कान खोलकर सुनो, आज उसकी गर्लफ्रेंड मेरे यंग मास्टर के साथ सोने वाली है और अभी तक वो यहाँ पर नहीं आया, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए यहाँ पर आएगा? तुम तो यहाँ पर मो के ट्रू लव से भी बदतर हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और संडाजी को उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उनका कुछ भी नहीं कर पाता। पर फिर मैनेजर जाओ संडाजी के चेहरे पर टैप करते हुए उससे कहता है, कचरे कहीं के, जल्दी उठो और अपने हाथ पर चलाना चालू करो और अब ये मत सोचना कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर वापस आएगा। यहाँ पर बेचारे संडाजी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। सबसे पहले किंग फैमिली ने भी उसको लात मारकर बाहर निकाल दिया और अब सोंग फैमिली भी उसके साथ इस तरीके से ट्रीट कर रही है। सोंग युआन अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है कि मो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। मैंने थोड़ी देर पहले शीलू को देखा था कि उसने उसको कॉल कर बुलाया था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रिक को खेल लेना चाहिए, जैसे उसको ऐसा लगेगा कि मैं उसके लिए यहाँ पर पिट रहा हूँ। इसलिए संडाजी जोर जोर से चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एकदम से संडाजी को यहाँ पर क्या हो गया, वो इस तरीके से चिल्लाने क्यों लगा। और हमें गेट के सामने दिखाते कि मो काफी ज्यादा गुस्से में था और उसका और ओवरफ्लो हो रहा था। संडाजी मो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि ये तो सही समय पर आया है। जैसे ही मो ये सब देखेगा कि ये लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो पक्का इसको ऐसा ही लगेगा कि मैं इसका ही आदमी हूँ। अब जैसे ही मो मैनेजर जोंग के असिस्टेंट के ऊपर अटैक करेगा तो मैनेजर जोंग एक मौका देकर जल्दी से मो को ड्रग दे देंगे और यहाँ पर सोंग फैमिली का साथ देते हुए मैं मो को जान से मार डालूंगा। और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए संडाजी मो को हेल्प के लिए चिल्लाता है और मैनेजर जाओ के सभी असिस्टेंट्स मो पर अटैक करने के लिए आगे भागते हैं, पर मो
सभी की साइड में से निकलते हुए मैनेजर जाओ के पास पहुंच जाता है और एक ही बार में उसको हरा देता है। संडाजी और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मुंह मैनेजर जाओ के ऊपर पैर रखे हुए उससे पूछता है कि बताओ आखिर यूनियन कहाँ पर है। मैनेजर जाओ मुंह से बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही मुंह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से मैनेजर जाओ का चेहरा जमीन के अंदर धंस जाता है। सभी लोग ये देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुंह अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो मैनेजर जाओ का चेहरा फट जाएगा। और मुंह भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है। मैनेजर जाओ काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वो डरते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछली रात उसको किडनैप कर टियानजाओ के विला के अंदर कैद कर दिया गया था और आज रात हमारे यंग मास्टर सोंग युआन वहाँ पर जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन टियानजू विला के बाहर का होता है जहाँ पर वो पहुंच चुका था। वो टियानजू विला को देखते हुए अपने मन में सोचता है ये टियानजू विला तो काफी ज्यादा सुंदर और आशा भरा हुआ है। फिर वो जंप कर टियानजू विला के ऊपर चढ़ जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले मैं जाकर यूनियन को बचाता हूँ, उसके बाद मैं इस विला को सोंग युआन से अपॉलॉजी ले लूंगा। फिर हमें टियानजू विला के सामने का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दो बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर एक कहता है कैप्टन क्या आपको इसके बारे में पता है कि जो विला के अंदर लड़की है वो कौन है। तो उसका कैप्टन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, असल में यंग मास्टर यहाँ पर मो के उसको ऑफेंड करने की वजह से उसको यहाँ पर उठाकर ले आए हैं। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है कि मो तो पूरी तरह से पागल है, लगता है कि वो यहाँ पर मरना चाहता है जो वो सोंग युआन के यंग मास्टर को ऑफेंड करने की हिम्मत कर रहा है। पर तभी उसका कैप्टन उसको शांत करते हुए कहता है कि अपनी बातें करना बंद करो, मास्टर यहाँ पर किसी भी समय आते ही होंगे। तभी मो उन लोगों के सामने आने लगता है पर वो अंधेरे में होता है इसलिए उन लोगों को वो नहीं दिखता। तो उन लोगों को ये लगता है कि सोंग युआन यहाँ पर है इसलिए वो उसको ग्रीट करते हैं। पर जैसे ही वो आगे आता है तो वो अपनी पावर्स की मदद से उन दोनों को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उन लोगों से चाबी लेकर विला के अंदर जाने लगता है। यूनियन वहाँ पर परछाई देकर उसको ऐसा लगता है कि सोंग युआन यहाँ पर आ चुका है, इसलिए यूनियन जल्दी से गेट के पीछे छुप जाती है और साथ ही अपने हाथ में एक गमला उठा लेती है और कहती है चाहे यहाँ पर आज मैं मरी क्यों न जाऊँ पर मैं तुम्हें मेरे साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। अब जैसे ही मुंह अंदर आकर यूनियन को आवाज देता है तब यूनियन उस गमले को मुंह की तरफ जोर से फेंकते हुए कहती है सोंग युआन भले ही आज मेरी जान क्यों न चली जाए पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी। पर मुंह सही समय पर उस गमले को देख लेता है और बड़ी आसानी से उसको पकड़ लेता है। यूनियन मुंह को देख कर वहाँ पर कहती है मास्टर आखिर आप यहाँ पर कैसे आ गए, मुझे माफ कर दीजिएगा मैंने देखा नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। जिसके बाद यूनियन मुंह के पास चली जाती है और मुंह से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर आने में काफी ज्यादा लेट हो गया। यूनियन मुंह से कहती है मास्टर प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना। पर मुंह उसे कहता है कि हम लोग यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते, हमें सोंग युआन को तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने के लिए कैसा सबक सिखाना होगा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी भर भी ना भूले। फिर वो यूनियन को एक प्लान बताता है जो सुनकर यूनियन कहती है मास्टर आखिर आप मुझे आग में क्यों धकेल रहे हैं। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ। यूनियन मुझसे से कहती है मास्टर अगर आपका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो आपको मुझे बाद में कम्पेंसेट करना होगा। वो यूनियन से प्रॉमिस करते हुए कहता है ठीक है मैं बाद में तुम्हें इसके लिए कम्पेंसेट जरूर करूंगा। फिर उन दोनों को ही बाहर से एक कार की आवाज आती है जो सुनकर वो दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि सोंग युआन यहाँ पर आ चुका है। फिर सीन विला के बाहर का होता है जहाँ पर सोंग युआन काफी ज्यादा ड्रंक था और वो अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है मो तुम एक बहुत ही बड़े कचरे हो, अगर तुम मुझे फेंगियान को हाथ नहीं लगाने दोगे तो आज रात में तुम्हारी लड़की के साथ सोऊंगा। और सोंग युआन अपने आप में ही ये सब सोचकर काफी ज्यादा खुश होता है और शर्मा रहा होता है। पर जैसे ही वो गेट पर उन दोनों बॉडीगार्ड्स को नहीं देखता तो वो उन दोनों को गाली देते हुए कहता है कि आखिर वो कमीने बॉडीगार्ड्स कहाँ चले गए, मैंने उन दोनों कुत्तों को इतना सारा पैसा खिलाया था उसके बाद भी वो दोनों आकर कहाँ चले गए। पर जैसे ही सोंग युआन ऊपर आकर विला का गेट खोलता है तो वो सामने का सीन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यूनियन ने एक सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सोंग युआन यूनियन की खूबसूरती देखकर अपने मन में सोचता है कि वो कमीना मो तो सच में काफी ज्यादा लकी है। जिसके बाद वो हंसते हुए यूनियन से बोलता है स्वीट हार्ट आज रात में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजे देने वाला हूँ। यूनियन भी सोंग युआन को सेड्यूस करने की कोशिश करते हुए बोलती है मास्टर मैं आपका काफी समय से वेट कर रही थी। ये सुनते ही सोंग युआन के मुंह से लार टपकने लगती है और वो कहती है क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। यूनियन सोंग युआन से बोलती है हाँ अब मुझे एहसास हो चुका है कि आप कितने ज्यादा अच्छे इंसान हैं, मैं आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही सोंग युआन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यूनियन को अपने साथ बिस्तर पर लिटाते हुए कहता है चलो खेलना चालू करते हैं। पर यूनियन सोंग युआन को मना करते हुए कहती है 1 मिनट रुक जाइए। पर सोंग युआन तो जीभ लपलपाते हुए उससे कहता है कि अब तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। तो यूनियन उसे एक दवाई
दवाई देते हुए कहती है कि सबसे पहले आप इसको खा लीजिए, उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। सॉन्ग यून उससे कहता है कि आखिर इतने अच्छे समय पर भी तुम ऐसी चीजें क्यों निकाल रही हो, पर फिर भी वो यूनिन से वो दवाई लेकर खा लेता है, जो देखकर यूनिन काफी ज्यादा खुश होती है और सॉन्ग यून किसी घोड़े की तरह अपनी नाक से हवा छोड़ते हुए उसे कहता है कि मैं तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर महसूस कर रहा हूँ। पर तभी उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होना चालू हो जाता है और वो कहता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर देखते ही देखते उसका चेहरा किसी बलून की तरह फूल जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मेरा सिर, आखिर मेरे सर को ये क्या हो गया। सॉन्ग यून अपने सिर को पकड़कर जमीन के ऊपर लेट जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिर इसके साथ क्या हुआ, कोई मेरी आकर मदद करो। पर यूनियन अपने पैर के ऊपर पैर रखकर वहीं पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। यंग मास्टर, आपका सिर तो पहले से इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है, ऐसा लग रहा है ये तो कुछ ही देर में फट जाएगा। उसकी ये बात सुनकर सॉन्ग यून और भी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उससे कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, जो सुनकर यूनियन कहती है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद यूनियन सॉन्ग यून को एक हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ जाती है जहाँ पर मैं एक डॉक्टर बनकर बैठा हुआ था। यूनियन मो के पास आकर उससे कहती है कि आपका पेशेंट अंदर है और मो उसको सहलाते हुए कहता है कि तुमने सच में यहाँ पर एक अच्छा काम किया। और अंदर सॉन्ग यून दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि डॉक्टर प्लीज जल्दी आओ और मुझको देखो। सॉन्ग यून काफी ज्यादा दर्द में होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज कोई आकर मेरी मदद करो, इस दर्द की वजह से तुम्हें मर जाऊंगा। तभी मो गेट खोलकर वहाँ पर आ जाता है और साथ ही वो अपने हाथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट रखे होता है। मो सॉन्ग यून को देखकर कहता है वाओ, तुम्हारा सिर तो एक बलून की तरफ फूल चुका है। सॉन्ग यून वहाँ पर मो की आवाज सुनकर कहता है मो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मो सॉन्ग यून के पास आकर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि जल्दी से इसके ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स लगा दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा ऑपरेशन करना चालू कर दूंगा। पर सॉन्ग यून मो पर चिल्लाते हुए कहता है कि मो, अगर तुमने यहाँ पर मुझे ट्रिक करने की कोशिश करी तो मेरी सॉन्ग फैमिली तुम्हें जान से मार डालेगी। उसकी ये बात सुनकर मो वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर सॉन्ग यून काफी ज्यादा दर्द में होता है, इसलिए वो मुझसे कहता है मेरे भाई मेरे बाप प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी से उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगा देता हूँ। जिसके बाद सॉन्ग यून उन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स लगा देता है, पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है मो बस तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारा यहाँ पे शुक्रिया नहीं करने वाला और बाद में मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर सॉन्ग यून को उन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाने के बाद मो अपने मन में सोचता है सॉन्ग यून के सभी फार्मेसी के शेयर और ये ट्रांसजुवेला अब मेरा हुआ। फिर मो सॉन्ग यून को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मो अपने पास से कुछ इक्विपमेंट्स निकालते हुए कहता है कि तुम अच्छे से सो जाओ, जैसे ही तुम उठोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज छोड़ कर जाऊंगा जो तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब नेक्स्ट सीन अगले दिन सॉन्ग फैमिली का होता है जहाँ पर सॉन्ग यून की आंख खुलते ही वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मो, आखिर उस कमीने की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे साथ ही हरकत करी है, आखिर उसने तो मेरे यहाँ पर मेन पार्टी काट दिया। जिसकी वजह से सॉन्ग यून काफी ज्यादा बड़े शौक में होता है और दर्द में चिल्लाते हुए कहता है मो, मैं उसको जान से मार डालूंगा। सॉन्ग यून की चिल्लाने की आवाज सुनकर सॉन्ग यून के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, पर सॉन्ग यून यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वही छुरी उठाकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं आज मो को यहाँ पर जान से मार डालूंगा, उसकी वजह से आज मैं सब कुछ खो चुका हूँ, उसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पर सॉन्ग यून के फादर अपने लड़के को शांत करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें अपने घावों को ठीक कर लेना चाहिए, मैं जाकर तुम्हारे लिए बदला लेता हूँ। सॉन्ग यून वहीं पर गिर जाता है और अपने फादर को बताता है यहाँ पर मो ने ही नहीं उसको तिया यूनिन ने भी यहाँ पर मो का साथ दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक साथ यहाँ पर मारे जाएं। सॉन्ग यून के फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। जिसके बाद सॉन्ग यून अपने फादर को आगे बताता है कि सबसे पहले जाकर उसको तिया की फार्मेसी को तबाह करना होगा, हमारी फैमिली के पास उसकी कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स है, इसलिए उसको तबाह करना चुटकियों का काम है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बाई फैमिली यंग सिटी में सफर करे। सॉन्ग यून अपनी बात पूरी कर पाता तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए आता और कहता मास्टर मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। सॉन्ग यून के फादर भी उसको वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो वो आदमी उन लोगों को बताता है कि मो ने यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भेजी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कल रात सॉन्ग फैमिली किंग मास्टर ने फार्मेसी के सभी शेयर और ट्रांसजुवेला मो के नाम पर कर दिया है। ये बात सुनकर वो दोनों बाप बेटे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर जैसे ही सॉन्ग यून उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा दंग हो जाता है और कहता है ये तो नामुमकिन है, यानी कल रात मो ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर मुझसे साइन करवाया था वो इस सब के लिए था, मुझे तो ऐसा लगा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा ऑपरेशन के लिए है। ये देखकर सॉन्ग यून के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो कहता है कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। पर सॉन्ग यून की ऐसी हालत देखकर सॉन्ग यून के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहते हैं मो, तुम और तुम्हारा वो ट्रांसजुवेला एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बाद मैं सच में ये देखने के लिए काफी ज्यादा उतारू रहूंगा कि तुम सबसे बच पाते हो या नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन दाव फैमिली की मेंशन के बाहर का होता है जहाँ पर खड़ा हुआ शीलू मो से कहता है मिस्टर मो कि हम लोग ट्रांसजुवेला नहीं जा रहे थे जो अचानक से आप मुझे डाव फैमिली के अंदर लेकर आ गए हैं। मो शीलू को बताता है कि मैं वहाँ पर एक स्पिरिचुअल लेक फॉर्मेशन बनाना चाहता हूँ, पर मुझे उसे बनाने
के लिए एक अलग तरीके के स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है, जिसे शेंगयान डिवाइन स्टोन कहा जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर शीलू को ऐसा लगता है और वो उससे कहता है, तो इसलिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं जिससे मैं आपके साथ इस सब की प्रैक्टिस कर सकूं। पर वो उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, असल में वो स्टोन बहुत ही ज्यादा भारी है जिसे मैं अकेले यहाँ पर नहीं उठा सकता। ये बात सुनते ही शीलू के ऊपर पहाड़ गिर जाता है और वो उसे कहता है, इसका मतलब क्या, मैं आपके लिए केवल एक कुली हूँ। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फेंगियान आ जाती है और मो को आवाज देते हुए कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। मो फेंगियान को देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फेंगियान मो को बताती है कि मुझे ग्रैंडपा ने बताया था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, इसलिए मैं तब से ही तुम्हारा वेट कर रही थी। अब जल्दी से मेरे रूम में चलो, मुझे तुम्हें कुछ अर्जेंट चीज बतानी है। मो उसकी बात सुनकर कहता है, क्या तुम्हारे रूम के अंदर? और शीलू फेंगियान की बात सुनकर शर्माते हुए कहता है, मास्टर तो सच में एक बहुत ही ज्यादा लकी इंसान है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।